Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Psychology of Money, written by Morgan Housel. We are on chapter number 5, page number 54. Chapter का title है Getting Wealthy versus Staying Healthy. This is very, very important. ज़रूरी नहीं है कि अच्छी इन्वेस्टिंग आपके गुड डिसीजन से आती है। अच्छी इन्वेस्टिंग आती है कि कंसिस्टेंटली आप स्क्रू अप ना करें, यानी पैसा ना खोएं। पेज नंबर 57 पे राइटर बोलता है कि मिलियन तरीका हैं, लाखों तरीके हैं वेल्दी होने के, जिसके लिए बुक्स लिखी गई हैं, लेकिन सिर्फ एक तरीका है वेल्दी रहने का। ये एक कॉम्बिनेशन है जिसमें फ्रुगैलिटी एंड पैरानोइया दोनों काम में आते हैं, और ये टॉपिक है जिसको लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। कहते हैं चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। दो इन्वेस्टर्स के साथ में जो एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन उनके जो रास्ते थे सेंचुरीज अगो एक ही पाथ पे आए। तो ये दोनों जो इन्वेस्टर्स हैं, जैसे लिवरमोर, जिसकी वर्थ $100 मिलियन थी और ये दुनिया के एक बहुत ही वेल नोन इन्वेस्टर्स में से रहे। अक्टूबर 1929 में, जिस समय एक हफ्ते को ये नाम दिया गया ब्लैक मंडे, ब्लैक ट्यूसडे, ब्लैक थर्सडे, हज़ारों लोग बिल्कुल कंगाल हो गए। उस समय जैसे लिवरमोर, अक्टूबर 29 को जब ये रिपोर्ट आई कि वॉल स्ट्रीट जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया, लोग सुसाइड कमिट कर रहे थे न्यूयॉर्क में। सो लिवरमोर की जो वाइफ थी उसने सोचा कि मेरे भी हस्बैंड का सारा पैसा ख़त्म हो गया है, और शाम को गेट पे बच्चे और वो खुद रोते हुए खड़ी थी। उनकी माँ इतनी ज़्यादा परेशान थी कि वो दूसरे रूम में चिल्ला रही थी, रो रही थी। और लिवरमोर जब आए तो वो कंफ्यूज थे कि ये क्या हो रहा है घर के अंदर। और जब उनको ये पता लगा कि घर इसलिए परेशान है कि हमारी शायद सारी इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो गई है, तो उन्होंने बताया कि हम बिल्कुल भी रूइंड नहीं है। मुझे पता था, मैंने ये स्पेकुलेट किया था कि भाई स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी तो हम फैबुलसली अभी भी रिच हैं और हम जो चाहे वो कर सकते हैं। और उस दिन, जो हिस्ट्री का सबसे बुरा दिन माना जाता है स्टॉक में, ही बिकेम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन। उसी प्रकार से अब्राहम भी एक मल्टी मिलियनियर थे, एक रियल एस्टेट डेवलपर थे, जिन्होंने 1920s में बहुत पैसा कमाया और जब इकोनॉमी बूम कर रही थी, और जिस प्रकार के हर न्यूयॉर्कर ने किया था कि हेविली स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया था। 26 अक्टूबर 1929 को न्यूज़पेपर के रिपोर्ट के हिसाब से अब्राहम वॉज 50 years old. He was missing. Last seen in the Wall Street, tearing the papers. लोगों को जहाँ तक पता है वो ये पता है कि वो दिन अब्राहम का आखिरी दिन था। तो यहाँ पे राइटर कहता है इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। 1929 के इस क्रैश ने जैसे लिवरमोर को दुनिया के रिचेस्ट व्यक्तियों में से एक बना दिया, और उसी क्रैश ने अब्राहम को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी लेने के लिए मजबूर किया। मतलब ही कुडंट टेक इट। 4 साल के बाद में लिवरमोर, जो अब ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका था 1929 की इस विन से, इवेंचुअली उसने भी सारा पैसा स्टॉक मार्केट में खो दिया। शर्मिंदा होके, बिल्कुल ब्रोक होके 1933 में वो 2 दिन के लिए बिल्कुल गायब हो गए। उनकी वाइफ ने उन्हें खोजा, वो वापस तो आए बट इवेंचुअली उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुद ले ली। समय अलग अलग था, लेकिन दोनों व्यक्ति बहुत ही अच्छे थे पैसा कमाने में, वेल्दी होने में, लेकिन उतने ही बैड थे वेल्दी स्टे करने में। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये नहीं कहते हो ना कि मैं बहुत वेल्दी हूँ, तो भी एट ऑल इनकम लेवल्स ये बात बिल्कुल प्रूव होती है, पैसा अंदर लेके आना एक चीज़ है और उसको रख पाना अलग चीज़ है। तो राइटर कहता है कि अगर मुझे समराइज़ करना है मनी सक्सेस को एक सिंगल वर्ड के अंदर, तो मैं करूँगा सर्वाइवल। वो कहता है कैपिटलिज्म हार्ड है, क्योंकि पैसे को कमाना, पैसे को अंदर करना और पैसे को रख पाना, ये 2 अलग अलग स्किल हैं। पैसा कमाने के लिए ज़रूरत है रिस्क होना, ऑप्टिमिस्टिक होना, अपने आप को बाहर निकाल के यू पुट योर सेल्फ आउट देयर। और पैसे को रखने
का बिल्कुल उल्टा ट्रेट है। यहाँ पे आपको रिस्क नहीं लेना है, इसमें हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी चाहिए, डर चाहिए कि भैया जो मैंने कमाया है कोई ले ना जाए, एक फ्रुगैलिटी चाहिए, एक एक्सेप्टेंस चाहिए कि भाई जो मेरे को मिला है ये लक से मिला है और इसको कोई ज़रूरी नहीं कि बार बार मुझे उतना पैसा आ ही जाएगा। माइकल मॉरिट्स एक बिलियनियर थे जो सेक्वेयर कैपिटल के ओनर रहे। जब उनसे ये पूछा गया कि भाई मोस्टली जितनी भी ये कैपिटल फर्म्स होती हैं वो 5 से 10 साल तक सक्सीड करती हैं, आप 40 साल से बिल्कुल प्रॉस्पर कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? मॉरिट्स ने बोला, मुझे हमेशा ये डर रहता है कि मैं बिज़नेस से बाहर ना चला जाऊं। तो उनसे दोबारा पूछा गया, क्या सच्चाई ये है कि आपका डर जो है और सरवाइव करने का एक डर ये आपको ग्रो कर रहा है? तो मॉरिट्स ने बोला कि इसमें बहुत सच्चाई है। हम ये एज्यूम करते हैं कि कल का दिन आज के जैसा नहीं होगा, तो हमने आज जो पाया, जो हमारी प्रशंसा हो रही है, उस पे हम नहीं बैठ सकते, हम कंप्लेसेंट नहीं हो सकते हैं। हम ये एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि आज का सक्सेस कल के लिए भी हमें भाग्य देगा, पैसा देगा। तो यहाँ पर क्या है? अगेन अ सर्वाइवल। यहाँ पे कोई भी ग्रोथ कॉन्वर्जेशन नहीं हो रही है, कोई आगे बढ़ने की कॉन्वर्जेशन नहीं हो रही है, कोई बहुत आपको इसके अंदर इनसाइट नहीं चाहिए, लेकिन एक एबिलिटी टू स्टे इन फॉर द लॉन्ग टाइम, जहाँ पे आप वाइप आउट नहीं होते हो, जहाँ पे आप फोर्स नहीं होते कि आपको गिव अप करें। दिस मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस एंड दिस शुड बी द कॉर्नरस्टोन ऑफ योर स्ट्रैटेजी। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है कि आप चाहे कहीं अपने करियर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस आप ओन कर रहे हैं, उसमें कर रहे हैं। 2 रीज़न यहाँ पे राइटर बताता है कि सर्वाइवल मेंटालिटी जो है ना वो पैसे के लिए कैसे काम आती है। तो एक है कि हमारे ज़िंदगी में कई बार बहुत पैसा आता है और फिर हम थोड़े कंप्लेसेंट या केयरलेस या ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, देन वी गेट वाइप्ड आउट। और दूसरा हमने सीखा काउंटर इंट्यूटिव मैथ ऑफ कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग काम करती है जब आप अपने एसेट्स को सालों साल इन्वेस्ट करके करते हो, यू अलाउ देम टू ग्रो। इट्स लाइक जैसे कि आप ओक ट्री को प्लांट कर रहे हैं जो सालों साल कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाता है, कोई मीनिंगफुल डिफरेंस नहीं दिखाता है, लेकिन 50 साल के अंदर वो एब्सोल्युटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। लेकिन इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ को पाने के लिए, रखने के लिए आपको एक सर्वाइवल माइंडसेट में, ताकि लाइफ में जितने भी अप्स आए, डाउन्स आए, कुछ भी आए, जो कि आते ही आते हैं, उन सब में भी आप अपने आप को स्थिर रख सकें। राइटर कहता है कि हम सालों साल स्पेंड कर सकते हैं कि हाउ बफेट अचीव्ड उसकी इन्वेस्टमेंट्स के जितने भी रिटर्न थे, कैसे उसने बेस्ट कंपनीज को ढूंढा, कैसे उसने चीपेस्ट स्टॉक ढूंढे, बेस्ट मैनेजर्स ढूंढे। ये मुश्किल है, लेकिन ये कम मुश्किल है ये देखना कि उसने क्या नहीं किया। उसने कभी भी कोई कर्जा नहीं लिया, उसने कभी भी किसी भी रिसेशन में वो पैनिक नहीं किया, उसने उस रिसेशन को लिव थ्रू किया। उसने कभी भी अपने बिजनेस रेपुटेशन से प्ले नहीं किया। उसने कभी भी अपने आप को किसी एक स्ट्रैटेजी या एक दुनिया के नज़रिए से या कोई एक पासिंग ट्रेंड में नहीं देखा। किसी और के पैसे को वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, तो उसको ये डर नहीं था कि कोई इन्वेस्टर उससे पैसा ले लेगा। उसने अपने आप को बिल्कुल भी बर्न नहीं किया, रिटायर नहीं हुआ, क्विट नहीं करा, एंड ही सर्वाइव्ड। एंड दिस सर्वाइवल गेव हिम लॉन्जिविटी, and in longevity investing constantly from the age of 10 to at least age of 89, जहाँ पे कंपाउंडिंग ने वंडरफुल वर्क करा। सिंगल पॉइंट ये है कि उसके सक्सेस का यही कारण था। राइटर कहता है मैं इसको इस चीज़ से भी प्रूव कर सकता हूँ, बाय द स्टोरी ऑफ रिक गुएरिन। जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हमने सबने कहानियाँ सुनी है, वॉरेन बफेट की, चार्ली मुंगर की, लेकिन 40 साल पहले इनमें से एक थर्ड मेंबर भी था इस ग्रुप में जिसका नाम था रिक ग्रुइन। वॉरेन, चार्ली एंड रिक, उन्होंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स इकट्ठे की, बहुत सारे लोगों से उनको इकट्ठे इंटरव्यू भी किया और फिर रिक एकदम से गायब हो गया। जिस समय पूछा गया बफे को कि भाई क्या हुआ, रिक मॉनिश कहाँ चला गया, तो उसने बताया कि चार्ली एंड आई, यानी वॉरेन बफे के ये शब्द हैं, हम सबको पता था कि हम इनक्रेडिबली वेल्दी बनेंगे और हमें वेल्दी बनने के लिए, अमीर बनने के लिए कोई जल्दी नहीं थी, हमें पता था ये हो ही जाएगा। रिक भी बिल्कुल हमारे जितना ही स्मार्ट था, बट वो जल्दी में था
और 1973-74 में जब डाउनटर्न हुआ तो रिक जो था वो मार्जिन लोन्स के साथ में लिवर्ड था। स्टॉक मार्केट वेंट डाउन बाय 70% इन दोज 2 years और उसको मार्जिन कॉल्स आने लग गए। उसने अपने ब्रेकशायर के स्टॉक वॉरेन को सिर्फ $40 अ पीस पे सेल कर दिए और उसको फोर्स किया गया था बेचने के लिए, क्योंकि ही वॉज लिवर्ड बाय पीपल वर आस्किंग फॉर मनी। तो ये तीनों जने बिल्कुल इक्वली स्किल्ड थे एट गेटिंग वेल्दी, लेकिन वॉरेन एंड चार्ली ने एक स्किल और ऐड किया कि वो स्टे वेल्दी करेंगे, और वो मैटर भी किया और वो वेल्दी हो भी गए while their friend Rick was wiped out। तो नसीब तैयब लिखते हैं ऑन पेज नंबर 62 पे, एक पैसे कमाने की एज होना और एक उसको लेके सरवाइव करना, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, और दोनों चीज़ों एज को भी सर्वाइवल की ज़रूरत है अगर आप ये चाहते हैं कि आप बर्बाद ना हो किसी भी कॉस्ट पे। तो चलिए इस ऑडियो वीडियो को यहीं तक रखते हैं और आप ये देखो कि आपके स्वभाव में क्या है। क्या आपने पैसा पा के पैसा खोते हो? क्या आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं? तो ये दोबारा से कंपाउंडिंग को यहाँ पे राइटर इम्पोर्टेंस दे रहा है और ये बता रहा है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स जल्दी रिच होने वाले ना हो कि अगर बिल्कुल पक्के वाले हों। तो पता है क्या है, मेरे एक जिया जी हैं, इज़ इनटू स्टॉक मार्केट, और उन्होंने बहुत पैसा कमाया है और हॉस्पिटल खोल लिया, रियल एस्टेट में डेवलप कर लिया, अभी वो कमा के मतलब इज़ बिकम सुपर सुपर रिच। मैं भी स्टॉक में थोड़ा पैसा रखती हूँ। एक दिन मैंने उनसे बोला, जिया जी हेल्प मी ग्रोइंग दिस स्टॉक। तो उन्होंने पता है क्या किया, जब मेरे स्टॉक देखे तो बहुत तरह के स्टॉक थे, इक्विटी तो बहुत ही छोटी सी थी, थोड़े से पैसे थे मेरे पास, उन्होंने लॉस में बिकवा दिया सारा। मैं कहा, जिया जी मेरे को 2 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, जान निकल रही थी मेरी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, कमा लोगी। और उसके बाद में उन्होंने मेरे को 5 ब्लू चिप कंपनियों के स्टॉक बाइंग करके दी, एंड विद इन 6 months आई नॉट ओनली रिकवर्ड दोज 2.5 लाख रुपया, बट इट इज़ ग्रोइंग स्टेडिली एंड इट्स रियली ग्रोइंग नाइसली। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बोला कि शालिनी तुमने इन्वेस्ट करना है, तुमने ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज आपको पैसा नहीं खोना है। तो मैं ये मानती हूँ कि हाँ, हर आदमी जल्दी पैसा कमाना चाहता है, लेकिन आई थिंक वी रियली नीड टू सी कि उसका उल्टा ना हो जाए। इस बुक में हम यही सीखेंगे कि हम क्या क्या कर रहे हैं। तो अपनी लाइफ के चाल को, चलन को समझिए, पैसे को आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ताकि आगे जो हम पढ़ रहे हैं हम उसको इम्प्लीमेंट करके रिच तो ग्रो करें, स्टे भी रिच करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।